नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत ही अवरोध के साथ हुई। राज्यसभा में व्यापम और ललित मोदी विवाद पर अवरोध हुआ। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे विपक्ष ने राज्यसभा में केंद्र सरकार पर हमला बोला और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का इस्तीफा मांगा। हालांकि अरुण जेटली ने साफ किया कि सरकार बहस करने को तैयार है और सुषमा स्वराज खुद इस पर जवाब देंगी। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर काबू पाने के अपने वादे पर खरी नहीं उतर पा रही है। उधर समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने यहां तक कह दिया कि सुषमा स्वराज के इस्तीफे के बिना वो सदन ही नहीं चलने देंगे। अब सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है कि क्या अवरोध पैदा करना संसद में अब एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? आखिर किस तरह से चल पाएगा संसद का कामकाज? साथ ही हम कोशिश ये भी करेंगे कि उन मुद्दों पर भी चर्चा करें जिनको कि संसद के सत्र में बहस के लिए पेश होना है। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से राजेंद्र अग्रवाल हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये लोकसभा से मेरठ से। दूसरे खास मेहमान मीम अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से। मेरे साथ बदरुद्दोजा साहब मौजूद हैं, सीपीएम के नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी। और साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं लोकमत के, सीनियर ब्यूरो चीफ हैं जयशंकर गुप्त, ये भी मेरे साथ मौजूद है। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मीम सर आप ये बताइए कि जब सरकार ये कह रही है कि बहस को वो तैयार है, तो आप नियम मानने को भी तैयार नहीं हो रहे हैं कि नियम के तहत हम बहस नहीं होने देंगे। जब अरुण जेटली साहब ये कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज जिन पर आरोप है वो खुद जवाब देने को तैयार हैं, तो अब दिक्कत क्या है? देखिए, एक तो पहली बात यह कि हम सारे मुद्दों पर बहस चाहते थे, नंबर वन, जिसमें व्यापम भी शामिल है और ये मुद्दा भी शामिल है। उसके अलावा जो स्मृति ईरानी जी का जो सर्टिफिकेट में उन्होंने गलत बयानी की है वो भी शामिल था, और वो जो बम्बई के अंदर जो एक मिनिस्टर थी उसका भी था, लेकिन बहरहाल वो इसमें शामिल शायद नहीं था। तो ये सब पर बहस। दूसरी बात यह कि आपने फरमाया कि जब वो तैयार हैं तो ये बात तो सुबह जो एक मीटिंग होती है राज्यसभा की कार्रवाई शुरू करने से पहले एक मीटिंग होती है, इसके अंदर तय आमतौर पर ये होता है कि आज कौन कौन से मुद्दे लिए जाएंगे, कौन से बात की जाएगी। वहाँ पर अपोजिशन के लोग और रूलिंग पार्टी के लोग बैठ कर के बात करते हैं, और उसके अंदर कभी कभी चेयरमैन भी शामिल होते हैं या वाइस चेयरमैन शामिल होते हैं। तो सुबह जो बिजनेस एक तरह से तय होता है उसके अंदर मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ काम करती है, जाहिर है मैं वहाँ मौजूद नहीं था, पार्लियामेंट्री पार्टी बता सकती है, कि वहाँ पर शायद चारों मुद्दों पर बात करने के ताल्लुक से सरकार का रवैया ठीक नहीं था और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो वहाँ घिर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जवाब देंगी, लेकिन वो तो खुद ही एक्यूज हैं। उनका जवाब से शायद मैं समझता हूँ कोई भी अपोजिशन पार्टी संतुष्ट नहीं होगी। इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि जब से ये मुद्दा शुरू हुआ है उस पर प्रधानमंत्री से बार बार इस बारे में अपोजिशन डिमांड करती रही है कि उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको इसके बारे में बोलना चाहिए। तो उन्होंने चुप्पी साध करके रखी, और आज अपोजिशन का सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि प्रधानमंत्री जो हैं वो बुनियादी तौर पर इस मुद्दे पर कुछ भी क्यों नहीं बोलते हैं, जब उन्होंने तो यानी इतने आप वादे ये किए। कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के बयान से नीचे पर सेटल नहीं होंगे, सहमत नहीं होंगे मैं जब ये तक कि नहीं कह रहा प्रधानमंत्री हूँ, को बयान हमारी ना दें। पार्टी ने तो डिमांड किया है कि जो हमने इस्तीफों की डिमांड की है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक नैतिकता के आधार पर, आपको याद होगा कि पिछले जब हमारी सरकार थी तो आपको याद होगा कि रेलवे मिनिस्टर बंसल साहब के खिलाफ इसी तरह का एक मुद्दा उठा था, और उनके एक भांजे ने किसी करप्शन में इन्वॉल्व अगर वो बताए गए थे तो उसकी वजह से उनसे इस्तीफा मांगा गया था, और पार्लियामेंट चलने नहीं दी गई थी, और ये कहा गया था कि जब तक इस्तीफा ना हो। हमने उसका नुकसान भी उठाया, हमको उसका काफी नुकसान हुआ, इसलिए कि हमने वो अगर वो इस्तीफा बंसल साहब ने दिया उसके बाद वो बाइज्जत तौर पर उस केस से बरी हुए, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। लेकिन उस वक्त इस्तीफा देने से ये कमजोरी शायद हमको लगा कि लोगों को लगा कि कांग्रेस जो है उसका वो बैकफुट पर भी आई है और करप्शन में उसका हाथ है, जो नहीं था। हमारे यहाँ सुरेश कलमाडी साहब जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, जब घुटले में आए तो हमने उनको जेल भी भेजा। तो हम कंप्रोमाइज कोई नहीं करते हैं करप्शन के ऊपर। हमारा कहना यह है कि जब हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते थे तब भी आपका ये कहना होता था कि आप इस्तीफा दीजिए बगैर उसके, तो आज आप उससे क्यों भाग रहे हैं? राजेंद्र अग्रवाल जी, क्या आप कांग्रेस पार्टी के तजुर्बों से सीखकर अब इस्तीफा ना देने पे अड़ गए हैं कि शायद इस्तीफा देने की बात पर या दिलाकर कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं एक कमजोरी का सबूत दे दिया कि वाकई शायद ये लोग लिप्त होंगे ही भ्रष्टाचार में और इसीलिए इस्तीफा हुआ? जनता की नजर में जिस तरह से संदेश गया, पहली बात तो ये जो एक तरह से जिद है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, इस सरकार में कोई इस्तीफा नहीं देगा, ये किस तरह की जिद है? नहीं, इस्तीफे
कि कहीं वैसा मुद्दा हो तब ना इस्तीफे की बात हो, कोई करप्शन किया हो, कोई इस प्रकार की बात हो। अब पवन बंसल जी का जिक्र हुआ या और भी जो यूपीए 2 के उदाहरण साबित हैं। तो उनके ऊपर भी नहीं हुआ था। नहीं, भांजे ने किया तो एक आरोप आया। भांजा कोई ऐसा नहीं था कि बिना पवन बंसल जी की इजाजत के सारे काम हो रहे थे। कई बार व्यक्ति डायरेक्टली नहीं पकड़ा जाता है, परंतु जहां से रिट चलती है वो व्यक्ति जिम्मेदार तो माना जाता है। मैं उसके टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता। लेकिन सुषमा स्वराज जी के मामले में ऐसा नहीं। सुषमा जी के बारे में उन्होंने एक बात, मुझे जरा ये बात समझ में नहीं आ रही है, मैं जरूर जानना चाहूंगा कि सुषमा जी यदि स्वयं वक्तव्य देना चाहती हैं उसमें दिक्कत क्या है? सुषमा जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, या सुषमा जी ने जो जिस प्रकार से उस वक्त भी कहा कि मानवीय आधार के ऊपर मैंने एक उसकी मदद करने की कोशिश की, तो उसमें कहां ऐसा करप्शन का चार्ज आ गया? देखिए ललित मोदी का जो सारा लेकिन मसला, आनंद शर्मा जी ने काफी इस पर जो है पूरा विस्तार से पार्लियामेंट में बोले हैं, वो इसी बात पर कि सिर्फ मानवीय आधार पर आप कैसे किसी को पूरी दुनिया में मेरा घूमने कहना का यह है कि आनंद लाइसेंस शर्मा दे जी सकते हैं। बोले तो सुषमा जी को क्यों नहीं बोलने दिया जाना चाहिए? मेरा सवाल ये है। एक इस पर चर्चा हो सकती है, स्ट्रक्चर चर्चा हो सकती है, चर्चा हो जाए, उसके बाद भी यदि विपक्ष तसल्ली उसको नहीं होती है तो और भी ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रथम दृष्टया पहले दिन इसको इश्यू बनाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन राजेंद्र अग्रवाल जी, बहुत अहम बात यह है कि आपने आरोप ये कहा कि पिछले सरकार में भी जो मंत्री थे उन्हें भी आरोपों की बुनियाद पर ही इस्तीफा देना पड़ा, यहाँ भी अभी आरोप ही लगे हैं, तो क्या ये नैतिक स्तर पर इस्तीफा नहीं होना चाहिए? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सरकार का जो स्टैंड है इसके पीछे क्या सोच है कि हमारी सरकार में कोई इस्तीफा नहीं देगा, यहाँ ये इस्तीफों की सरकार नहीं है। नहीं, सवाल ये है कि आरोप क्या है, आरोप किस प्रकार का है? क्या किसी भी प्रकार के आरोप से इस्तीफे की बात हो सकती है? ये देखने की बात है। यानी आप ये कह रहे हैं कितना संगीन है आरोप? नहीं है। मेरा कहना, ललित मोदी का जो विशेष प्रसंग है जिसके कारण से ये सारी बात हो रही है, उसमें हमारा कहना यह है कि 4 साल तक ललित मोदी को हिंदुस्तान में लाने की कोशिश ही नहीं हुई। फेमा के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वो जो है यदि मनी लॉन्ड्रिंग में किया जाता तो उनको आना पड़ता। बहुत सारी बातें हैं। अगर 4 साल तक मैं उस पर भी आता हूं। यूपीए 2 क्या जिस प्रकार से उन्होंने दलित मोदी के मामले को हैंडल किया, उसमें यूपीए 2 खुद कटघरे में खड़ी होती है। मेरा कहना यह है कि पार्लियामेंट का सेशन आज शुरू हुआ, पार्लियामेंट के सामने, देश के सामने एक बार सारा पक्ष आने दिया जाए, फिर जो हो बैठ करके जैसा भी फैसला हो, मिल बैठ करके, अपोजिशन भी बैठे, सत्ताधारी दल भी बैठे, और जो लाइन ऑफ एक्शन तय उसको किया जाए। परंतु पहले दिन ही हम केवल इसे जिद पर आ जाएं कि इस्तीफा ही दिया जाना चाहिए, ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। तो यानी अभी तो ये बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन यही जो है 1 साल लगभग पहले या उससे थोड़ा ज्यादा में देखें तो तभी जो है बीजेपी भी यही किरदार निभाती थी, उसी तरह से डिस्ट्रप्शन होता था। और आपने ये भी कहा था कि एक लोकतंत्र में जो है ये अधिकार है अपोजिशन का कि वो अवरोध पैदा कर सके। बदरुद्दोजा साहब, ये बताइए कि आप इससे किस हद तक सहमत हैं? बहुत वैलिड बात कर रहे हैं राजेंद्र अग्रवाल, वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल आरोप एक तरह का और दूसरी तरह का आरोप, दोनों में फर्क करना होगा, देखना होगा कितने गंभीर आरोप है। और वो ये नहीं मानते कि सुषमा स्वराज जी का आरोप जो उन पे लगा है वो इतना गंभीर है जितना पिछली सरकारों में इतने बड़े बड़े स्कैम हुए। देखिए, जहां तक कि मेरे पार्टी का ख्याल है, मैं तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध पहले से है। अब ये जो मुद्दा हमारे सामने सुषमा स्वराज जी का आया है, और सारी मुद्दा है, मैं बाद में आऊंगा। तो अगर सुषमा स्वराज की बात कहा जाए तो देखिए कि मानविकता की बात आ रहा है, तो आप मानविकता किसको कहेंगे? मानविकता किस तौर पर किया जा सकता है? जो एक इंसान ललित मोदी 450 करोड़ रुपया का जिनके ऊपर आरोप है, तो वो तो देश का दुश्मन है। तो देश का दुश्मन के ऊपर कैसे मानविकता हो सकता है? और जो मानविकता करती है उनका क्या होना चाहिए? ये मेरा ये पूरा ये सवाल है। मेरा तो ये सोच है कि ये लोकसभा में चर्चा से पहले ही उनको इस्तीफा देना चाहिए था, पहले देना चाहिए। अगर ये एक अच्छा एग्जाम्पल हम सामने लाना चाहते थे तो पहले देना चाहिए था। फिर बाद में जो होगा उनका बाद में अगर देखा गया कि नहीं, वो इसी के साथ कोई संबंध नहीं है, तब दूसरा बात हो सकता था। देखिए, जो हमारा देश में बहुत बड़ा ये मुश्किल का बात है, ये जो जिसका जो जितना बड़ा ये करप्शन करता है, ये करता है, फिर उसी पद में वो रह जाता है, फिर उनका विरुद्ध तदंत भी इंक्वायरी भी होता है। लेकिन क्या इस्तीफा हल है इस बात का? क्या वाकई इस बात को समझना होगा कि एक बार किसी पर चार्ज लगा, आरोप लगा, उसका इस्तीफा हुआ, बात खत्म हो गई? क्या यही है? देखिए, सुषमा जी ने स्वीकार किया है कि उसने मदद की, ऐसा बात नहीं है कि उसने स्वीकार नहीं किया है। बात यह है कि हम मानविकता की तौर पर किया। किस तरीके की मानविकता मुझे तो पता नहीं चलता है, कहाँ मानविकता किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता। जहां तक देश की सवाल है,
जहां तक ये सुषमा जी का अपना मुद्दा नहीं है, देश का सवाल है। जहां तक देश का सवाल है और देश का वो एक बहुत बड़ा मंत्री जी भी है, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर है, तो मानविकता किस तौर पर होता है ये भी उनको सोचना चाहिए था। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन बरूदुजा साहब, एक अहम बात ये भी तो है कि आखिर रणनीति क्या हो विपक्ष की। मुद्दे हैं, हमें मालूम है, खबरें छप रही हैं, अखबार रंग रहे हैं, लेकिन आखिर विपक्ष का सही तरीका संसद में मुद्दों को उठाने का क्या होना चाहिए? क्या जो फिलहाल रवैया है वो ठीक है? देखिए, अगर ये तो डेमोक्रेसी है, तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट में हम सब एमपीज है, कोई मिनिस्टर है, तो हम सबको ये डेमोक्रेसी को लेकर चलना है, इससे कुछ सीखना है, इसको मान के भी चलना है। अगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है तब क्या करेंगे? आपको तो इनका खिलाफ कुछ कार्रवाई करना ही होगा, और ये कार्रवाई होता है, बहुत तरीका होता है, लेकिन उनका इस्तीफा का जो मांग आया है ये तो सही है। लेकिन सरकार अगर ये कह रही है हम बहस को तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि जिन पर आरोप लगा है वो खुद जवाब देने को तैयार हैं, तो इससे आगे आप कहां जाएंगे? देखिए, उसने तो जवाब दी, अखबार में आ गया, कभी तो उसने तो स्वीकार की कि हाँ मैंने ये किया है। तो अगर वो इस्तीफा देने के बाद भी चर्चा हो सकता है इसके बारे में। यानी इस्तीफा पहले होना चाहिए, फिर बात होगी, इस्तीफा के बाद चर्चा होना। ठीक है। जयशंकर गुप्ता जी, आप किस तरह से देखते हैं? आपने बहुत सारे संसदों के जो है कामकाज देखे हैं, आपने अलग अलग सरकारों को बदलते बनते देखा है। ये बताइए फिलहाल कि 1 साल के बाद, अब जबकि मुद्दे भी इकट्ठे हुए हैं, विपक्ष के पास भी ईंधन जमा हो गया है, सरकार भी कहीं ना कहीं एक हद तक बैकफुट पे नजर आ रही है, ऐसे में जिस तरह से विपक्ष का रवैया है, सरकार जिस तरह से दबाव देने की कोशिश कर रही है, आप कैसे आकलन करेंगे? देखिए अरफा, सबसे बड़ी बात यह है कि संसदीय प्रक्रियाओं को बाधित करने में इन दोनों का आपस में सानी नहीं है, और एक दूसरे के दोनों आदर्श हैं। जब एक सत्ता में होता है तो पिछले का अनुसरण करता है, और जब विपक्ष में चला जाता है तो फिर कहता है कि नहीं, तो यही बात जायज है। जिसको कल तक नाजायज करता था, जैसा यूपीए सरकार में थी, कांग्रेस सरकार में थी, तो हमको याद है मीम भाई लोग गिन के बताते थे कि इतने घंटे इतने मिनट बर्बाद हो गए, इतने दिन बर्बाद हो गए। आज वही काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। यही भाजपा के लोग तब ए राजा का त्यागपत्र हो, इसके लिए पूरे सेशन को चलने नहीं दिया। पवन बंसल का त्यागपत्र हो, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आकर जवाब दें, इस बात पे पूरा मानसून सेशन समाप्त हो गया था। तो बदला ले रही है और वही कह रहा हूँ, एक दूसरे के आदर्श हैं। तब ये लोग मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहते थे, अब ये लोग मोदी जी को मौनेंद्र मोदी कह रहे हैं। फर्क इतना ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि संसद सिर्फ इसी काम के लिए नहीं है कि रोज आपके हंगामे होते रहे, रोज संसद जाम होती रहे। संसद में चर्चाएं हो, लेकिन अब किन बातों पर चर्चाएं हो? अब जैसे मान लीजिए, आज जैसे भाजपा के प्रवक्ता का मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था मैं, कि साहब राज्यों के इशूज तो संसद में डिस्कस नहीं होने चाहिए, यानी व्यापम पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन व्यापम क्या है? सिर्फ राज्य तक जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। उसमें जो फंसे हुए लोग हैं, जो मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, वो सिर्फ राज्य तक जुड़े हैं। दिल्ली में आकर के होटल में एक आदमी की मौत होती है, जो वहां के ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज के डीन थे। 40-45 लोग मारे जा रहे हैं, मर चुके हैं। मतलब इस केस में जो गवाह बनता है वो मारा जाता है, जो अक्यूज बनता है वो मारा जाता है, जो पत्रकार जांच करने जाता है वो मर जाता है। नहीं, और अगर इस आर्ग्यूमेंट को माना जाए तो सिर्फ दिल्ली में होने वाले मुद्दे ही फिर चर्चा में आएंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में होंगे मुद्दे। इसकी एक परिभाषा बननी चाहिए। आखिर में इसी संसद ने आदर्श घोटाले को लेकर, अशोक चौहान के त्यागपत्र को लेकर के हंगामा देखा है। तो इस पर क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत क्या है? आप अगर चाहते हैं कि बहस हो, सुषमा जी बयान देने के लिए तैयार है, ठीक बात है, दें बयान। बाकी इस पर भी गृह मंत्री बता सकते हैं, व्यापक घोटाले पर भी अपनी बात रख सकते हैं। इसमें तकलीफ वाली बात क्या है? आरिफा जी, ये आपने कहा जो स्टेट के लेवल के जो मैटर्स हैं वो यहाँ डिस्कस नहीं होते। आपको ये तो पता ही है कि राज्यसभा तो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, तो वहां पर तो स्टेट्स पर अगर बात नहीं होगी तो फिर कहाँ पर होगी? वहाँ तो जरूरी है। और जाहिर है, अगर उसने एक नेशनल शक्ल ले ली, कभी कभी एक वाकया होता है, एक रेप का वाकया पूरा नेशनल लेवल पर चला जाता है, तो उस पर डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ है। तो ये तो एक पूरी स्टेट के अंदर, अभी जैसा कि बता रहे थे, पैमाना तो उसका कोई पैमाना ये होता है कि आप अब ये देखिए कि मीडिया के बारे में बहुत सारे लोग ये शिकायत करते थे, वो एक तरफा तौर पर कार्रवाई कर रहा है और एक तरफा तौर पर मोदी सरकार को सपोर्ट करने में लगा हुआ। लेकिन पिछले 1 महीने में मीडिया का क्या एटीट्यूड है, तो अचानक जो क्या मीडिया वाकई ही वो जो बात अब तक जिस पर शिकायत थी वो शिकायत ना होकर के अब भारतीय जनता पार्टी को ही शिकायत हो गई। आप कह रहे हैं ये आरोपों से मीडिया भी बरी नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इस वक्त देश के अंदर पूरा एक
एक कहना चाहिए माहौल है इस तरह का कि ये सरकार ने जो वादे किए थे उनको वो पूरा नहीं कर पा रही है, और 1 साल के बाद ही इतने स्कैंडल सामने आ गए हैं। अब आपने एक बात शुरू में पूछी, मैं इसका आपको जरूर जवाब देना चाहता हूं। राजेंद्र भाई ने भी कहा, तो देखिए सुषमा स्वराज जी के बारे में मेरी नहीं, बहुत पार्लियामेंट, मैं उनके साथ पार्लियामेंट में रहा हूं, मैंने उनको काम करते हुए देखा है। हमारा जाती तौर पर कोई मतभेद कभी किसी से नहीं होता, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक अच्छी पॉलिटिशियन मानी जाती रही हैं। और उसका सबूत क्या है? उसका सबूत ये है, बांग्लादेश बाउंड्री बिल जब वो लेकर के आई तो राज्यसभा में तकरीबन तमाम पार्टियों ने उनकी तारीफ की, लेकिन उसके बावजूद भी उनका इस्तीफा आपको चाहिए। लेकिन जब कभी कोई नेशनल मुद्दा इस तरह का आएगा जहां देश का सवाल खड़ा हो, जैसा कि अभी बताया गया, बदरुद्दोजा साहब ने भी बताया, जब ऐसा मामला है, मुझे दिल से तकलीफ होती है उनका इस्तीफा मांगते हुए। मुझे तकलीफ है कि वो एक अच्छी लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख लीडरों में से। बहस में हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मुद्दे कौन कौन से आएंगे, लेकिन जयशंकर गुप्ता जी, मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें बहस के अगले हिस्से में, ये बताइए कि जो ये इस्तीफे पे अड़े होने की मांग है कि हम इन लोगों के इस्तीफे जो फिलहाल जिन पर आरोप लगे हैं कि वो घोटालों में पाए गए हैं लिप्त, उन लोगों के इस्तीफे के बिना बात नहीं होगी। उधर सरकार का ये कहना कि हम इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे। आपको लगता है ये जो स्टैंड ले रही है अपोजिशन और रूलिंग पार्टी, ये इसको कैसे आकलन करेंगे? नहीं, हमको लग रहा है कि दोनों ने तय कर लिया है कि मनसुख हुसैन सर को नहीं चलने देना है। ये विपक्ष ने भी तय कर लिया और सत्ता पक्ष ने भी तय कर लिया है। विपक्ष को एक अच्छा हथियार मिल गया है, बहुत दिनों के बाद एक पर एक घोटाले पर घोटाले सामने आते गए हैं, और सत्तारूढ़ पक्ष को लगता है कि अगर एक मामले में हम फिसल गए तो फिर उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस और यूपीए को देख चुके हैं कि ये राजा के बाद फिर कितने धीरे धीरे होते चले गए त्यागपत्र। तो इन्होंने तय कर लिया है कि हमारा एग्रेशन इज बेस्ट डिफेंस, हम आक्रामक होकर के ऑफेंस करेंगे। अब वीरभद्र सिंह का मामला उठाएंगे, दिगंबर कामत का मामला उठाएंगे, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर आएंगे, ये सारे इशू उठाएंगे। ये भी कहा गया पार्लियामेंट में कि जब स्कैम पर चर्चा होगी तो फिर सारे होगी, फिर 65 साल पे होगा, ठीक है। तो और दूसरी तरफ इनका है कि हारे हुए हैं, 44 सांसदों पे टिक गए हैं, उसके बाद कोई क्या ऐसा इशू बने खड़ा करना है। हाँ, तो इसके लिए इनको महिला कांग्रेस में तो है, काफी दिलचस्प तस्वीरें आज देखी गई महिला कांग्रेस की जो है इसी तरह के इशूज के मारे हुए हैं ये। देखिए, इनको जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने जिस तरह से ये किया, बदनाम किया, एक एक मामले सामने आते गए, जैसे घोटालों की सरकार ही, मतलब यूपीए 2 मतलब घोटालों की सरकार, तो ये बन गया था। तो अब इनके हाथ में जब मामला आ गया तो इसको छोड़ेंगे। राजेंद्र अग्रवाल जी, ये बताइए, फिलहाल के अब 1 साल से ज्यादा गुजर गया है, जनता जो है बहुत बेसब्र है। अभी एक एक दिन गिना जा रहा है कि 420 दिन गुजर गए हैं, यहाँ तक बात हो रही है। 1 साल से आगे अब और भी जो है वो पैमाने बनाए जा रहे हैं। ऐसे में इस संसद के सत्र से क्या उम्मीद बीजेपी रखती है? क्या ऐसे आर्थिक आपकी योजनाएं हैं जिनको पटरी पे लाना चाहते हैं? टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर भी बात हो रही है, लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर भी बात हो रही है, लेबर लॉस की भी बात हो रही है। क्या आपका एजेंडा क्या है? देखिए, एजेंडा तो पब्लिक डोमेन में भी आ गया है, कुछ 11 के करीब बिल भी हैं, और भी सारी चीजें हैं। जीएसटी को पास कराना है, लैंड एक्विजिशन बिल अभी उस पर रिपोर्ट नहीं आई है, मैंने कई सारे इश्यूज हैं। हमारा कहना यह है, देखिए तत्काल तो परिणाम आ भी नहीं सकते, और हमने वैसा दावा भी नहीं किया, और हम ये बात मानते हैं कि जितनी बड़ी अपेक्षाओं को लेकर के सरकार आई है, हमारे लिए बहुत बड़ी वो चुनौती भी है, हम उससे बेखबर नहीं है। लेकिन आर्थिक योजनाओं का नक्शा हमें समझाइए कि आज अब 1 साल गुजर जाने के बाद नौकरियों में जितना इजाफा होना चाहिए था नहीं हुआ है, महंगाई जो घटनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई है, जो नतीजे जितनी जल्दी चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में आपका नक्शा क्या है, क्या रोड मैप है? हमारा कहना ये है कि तुरंत परिणाम आ भी नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूं उस बात को, हमने इसका दावा भी नहीं किया। हम ये जानते हैं कि कम से कम कुछ रिजल्ट आने में कम से कम 1 साल का और समय हमको चाहिए। हमने उसकी नींव अच्छी रखी है। हमारा चाहे वो आम बजट था, चाहे हमारा रेल बजट था, हमने एक वैसी दिशा जो रोड मैप है हमने उसमें क्लियर किया है। अभी जीएसटी के विषय में हमारा आग्रह, जीएसटी तो बड़ा पुराना बिल है, यानी चिदम्बरम साहब खुद देर में भी, हाँ यस, पर हमको ऐसा लगता है कि देश के अंदर ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म हो सकता है या होने वाला है। हम उसको आग्रह कर रहे हैं, हमको लगता है इस सत्र में हो भी जाना चाहिए। तो हमारी चिंताएं हैं, और हमको ये लगता है कि विपक्ष की जो भी भूमिका है, और मैं विपक्ष के नेताओं को इस बात के लिए, मैं हालांकि मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूं, मैं तो साधारण एमपी हूं, पर मैंने जो सदन की कार्रवाई देखी है, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि विपक्ष ने पूरा 1 वर्ष काफी सहयोग के साथ, छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस सत्र के अंदर भी अच्छी चर्चा करके, चर्चा के लिए पूरी गुंजाइश है, चाहे वो प्रदेश के भी इश्यूज हों,
ये देखिए एक फेडरल सिस्टम में इतनी मर्यादा है कि प्रदेश के इशू सारे के सारे यदि पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होंगे तो संघीय ढांचे को चोट पहुंचती है। लेकिन यदि लगता है ऐसा, सारे दलों को लगता है कि किसी एक इशू की व्यापकता इतनी अधिक है कि उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो, बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चर्चा के माध्यम से हल निकल सकते हैं, रास्ते निकल सकते हैं, और जो रोड मैप हम सबके लिए ही है, उसमें कि कांग्रेस हो चाहे अन्य दलों चाहे बीजेपी हो, सबके लिए रिफॉर्म की आवश्यकता है। बदरुद्दोजा साहब, फिलहाल इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर ध्यान दे रही है कि भारत की संसद में क्या हो रहा है। रॉयटर्स से लेकर और बाकी न्यूयॉर्क टाइम्स तक छप रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि भारत का जो विपक्ष है भारतीय संसद में, वो संसद को रोक रहा है और आर्थिक सुधारों को रोक रहा है। न सिर्फ संसद को रोक रहा है बल्कि आर्थिक सुधारों को रोक रहा है। इस तरह की हेडलाइंस छप रही हैं। अब जीएसटी फिलहाल जब तक संसद में शांति नहीं होगी, जब तक काम नहीं होगा, कैसे जीएसटी पर काम आगे बढ़ेगा, लैंड बिल पर कैसे बात होगी, लेबर रिफॉर्म्स पे कैसे बात होगी, आपका क्या एजेंडा है विपक्ष के तौर पर? देखिए, ये जो एजेंडा अभी बन गया, इसके लिए बीजेपी खुद अपने जिम्मेदार है। क्यों मैं ये बात कहता हूं? देखिए, आप 16 लोकसभा का जनादेश देखिए। ये जनादेश, ये बहुमत बीजेपी को मिला एक ही बात से, वो करप्शन के विरुद्ध, घोटाला के खिलाफ। बस यूपीए 2 ने इतना घोटाला किया, उसका खिलाफ ये जनादेश उनको मिला, और मिलते ही एक ही बरस में घोटाले में फंस गया। वो बहुत सारे घोटाले सामने आ गया, तो इसीलिए ये मुद्दा सामने आ गया, जिसका खिलाफ इंसान पब्लिक ने ये जनादेश दिया। ये बीजेपी आते ही ऐसे ही काम शुरू कर दिया। और आपने जो संस्कार का बात कह रहे हैं, बीजेपी जिस रास्ते से संस्कार कर रही है वो कांग्रेस भी कर रहा था, और उसी रास्ते से कांग्रेस ने फंस गया, अभी बीजेपी भी फंस गया। ये घोटाले से जुड़ा हुआ है, इस रास्ते घोटाले से जुड़ा हुआ है। जो इस रास्ते से जाएगा वो एक ही नतीजा उनका बनेगा। लेकिन जो आर्थिक योजनाएं नजर आ रही हैं आपको अब तक सरकार की, अब जाहिर है पता चल चुका है कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, उस बारे में आपका क्या कहना है? क्या संसद में आप साथ देंगे? देखिए, आर्थिक संस्कार के बारे में अब तो एक बरस तो हो गया है, थोड़ा सा इवैल्यूएशन होना चाहिए। अब सरकार आर्थिक संस्कार किसके लिए कर रहा है? ऊपर वाले कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। अब अगर देखिए, थोड़ा सा देखिए एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ, थोड़ा सा देख लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या हुआ, अब देखिए आईसीडीएस का क्या हुआ। पिछले साल 19,000 करोड़ रुपया का बजट था, इस साल हो गया 8,300 करोड़ रुपया। बेटी बचेगा या बेटी मरेगा? मेरा तो सीधा क्वेश्चन ये है, क्या होगा इनका? माने कहा जी लोकसभा में किसी दिशा दिखा नहीं पाई है। फिर उसने कही कि हम इसको रिक्वेस्ट करेंगे हमारा फाइनेंस मिनिस्टर को, आप थोड़ा ये बढ़ा दीजिए। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट के सुपारिश करेंगे कि आप इसमें थोड़ा फंड दे दीजिए। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता है। आप सैगी के बारे में देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था संसद आदर्श ग्राम योजना, अभी कुछ बातें भी नहीं हो रहा है इसके बारे में, कुछ काम तो नहीं हुआ, बातें भी नहीं हो रहा है। आप देखिए दूसरा जगह में ये जो महंगाई देखिए, महंगाई बढ़ती जा रही है, एक भी जगह नहीं है कि आप हम दिखाएंगे कि महंगाई कम। लेकिन बदरुद्दोजा साहब, कोई फोकस नजर नहीं आ रहा है विपक्ष का। सरकार के पास तो अपना प्लान है कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष सरकार से क्या चाहती है ये बहुत साफ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ विरोध की राजनीति हो रही है कि हमारे पास अब ईंधन इकट्ठा हो गया, अब स्कैम्स हो गए हैं तो इस पर हम हमला करेंगे। लेकिन जब नीति की बात आ रही है, नीति निर्धारण की बात आ रही है, तो विपक्ष का जो रोल होना चाहिए वो हमें नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए ना, जब अभी तो स्कैम घोटाला सामने आ गया, अभी मानसून सेशन में आ गया, लेकिन इसका पहले जितना भी ये संसद का बैठक हुआ, हमने तो इसका विरोध किया। नहीं, अगर स्कैम नहीं होते तो क्या होता? विपक्ष की क्या भूमिका होती? क्या आर्थिक योजनाओं पे विपक्ष का कोई राय है? हाँ, ये जो फाइनेंशियल पॉलिसी है गवर्नमेंट का, इनका खिलाफ ये जो महंगाई बढ़ रहा है, ये जो आईसीडीएस में नहीं मिल रहा है, पीएमजीएसवाई में रुपया नहीं मिल रहा है, ये जो 100 डेज वर्क 100 दिन का काम, इसमें पैसा नहीं मिल रहा है किसी को, इसका विरुद्ध तो हम लड़ते हैं, जरूर लड़ते हैं। जी, आपको लगता है कि वाकई फोकस नहीं है, कंफ्यूजन एक नजर आ रहा है? कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, लेफ्ट पार्टियां क्या चाहती हैं, समाजवादी पार्टी थोड़ी सी नर्म नजर आ रही है, बीएसपी की तरफ से बयान नहीं आ रहा है। आपको लगता है क्या विपक्ष इस वक्त एकजुट नजर आ रहा है? और दूसरी सबसे खास बात कि घोटालों के अलावा क्या जो बड़ी आर्थिक नीतियां हैं देश की, उस पर क्या विपक्ष की कोई राय है? नहीं, विपक्ष की राय तो उसमें खोट निकालने की ही होगी, जाहिर सी बात है। नीतियां बनाना, उस पर अमल करने का काम तो सरकार का है, सीधी सी बात है। अब सरकार उसको किस ढंग से संसद से पास कराती है, ये उसकी जिम्मेदारी है। उसमें कहीं ना कहीं कई बार तो सरकार का अहंकार भी सामने आ जाता है। जिस तरह से पिछला सेशन हमने देखा, ये राज्यसभा का बर्बाद हुआ, उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का अहंकार ही बार बार सामने आ रहा था। आपको अगर लेना है, विपक्ष को भरोसे में रख करके बात करके काम चलाना होगा।
और हमने देखा कि उसी सत्र में बहुत सारे जो आवश्यक मुद्दे थे उस पे विपक्ष और दोनों मिलकर के मिनटों में पास किया। उस पे मतलब चर्चा की जरूरत भी नहीं हुई। कई ऐसे विधेयक हुए, जैसे दिल्ली में था ये रिक्शे वाला ई रिक्शे का मामला था, तो बहुत कम समय में पास हो गया। ऐसे बहुत बांग्लादेश वाला इशू था। बहुत कम है। फिलहाल आपसे आखिरी बात कि क्या अगर जिस तरह से आप ही कह रहे हैं जाहिर इस्तीफों की बात तो लगता नहीं है मानी जाएगी, अब आगे कामकाज कैसे चलेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि पार्लियामेंट्री पार्टियां जो हैं वो सभी दलों की ये आपस में जरूर फैसला करती हैं। हालात बदलते हैं, पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि कोई इसको अंदर रोक ही लग जाएगी, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। देखिए, सरकार चलाना और पार्लियामेंट को ढंग से चलाना ये सरकार की जिम्मेदारी है और उनको ही इसमें पहल करनी पड़ेगी। दूसरी, आपने बड़ी अहम बात पूछी कि विपक्ष के पास कोई गोल नहीं है। मैं नहीं मानता हूं इसको। देखिए, हमारा कहना यह कि आपने अपना एक मैनिफेस्टो दिया, उस मैनिफेस्टो के हिसाब से आपने काम करना है। मिसाल के मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं आपको कि आपने कहा कि 2 करोड़ जॉब हम 1 साल में देंगे और 5 साल के अंदर हम 10 करोड़ जॉब देंगे। आपने 2 करोड़ जॉब तो क्या 2-2.5 लाख जॉब भी नहीं दिए, तो ये सवाल तो उठेगा। जहां तक विपक्ष का ताल्लुक है, अभी अग्रवाल साहब ने तारीफ की इस बात की कि पिछले 1 साल के अंदर विपक्ष ने ज्यादातर मुद्दों पर बहुत ही कोऑपरेट किया और सारे बिल पास हुए। इसका मतलब यह है कि विपक्ष मुखालफत बराए मुखालफत में बिलीव नहीं करता। जब मुद्दे आएंगे तो यकीनन मुखालफत। आखिरी बात राजन जी, किस तरह से चलाएंगे? सरकार का काम है संसद चलाना, कैसे फ्लोर मैनेज होगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि होगा और अंत में जो सामूहिक समझदारी है उसकी जीत होगी। लोग बैठेंगे, एक प्रारंभ में कुछ मैसेज भी देना होता है अपने अपने इलेक्टोरेट को, वो मैसेज गया है। इसके बाद बैठेंगे और जिससे कभी भी लोकतंत्र नहीं चलता, लोकतंत्र हमेशा संवाद से चलता है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो जनता है वो ये देख रही है और दोनों तरफ से, न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन पर भी जनता की नजर है, जिन्होंने उनको चुना है, कि वो भी ये नहीं चाहते कि सिर्फ उनके नेता, उनके सांसद सिर्फ अवरोध करते हुए नजर आए। तो जाहिर है दोनों को मिला जुला कर काम करना होगा। आज पहला दिन रहा संसद का, उम्मीद की जा सकती है कि आज के बाद हालात बेहतर होंगे। जिस तरह से यहाँ दोनों पार्टियों के नेता, बल्कि तीनों पार्टियों के नेता जिस तरह का समन्वय दिखा रहे हैं, उम्मीद है कि वो संसद में भी नजर आएगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।